स्टार्ट करना है तो पंकज जी बता दीजिएगा, है ना? नमस्ते, मैं मयंक बनारस से आया हूँ लखनऊ वालों को कविता सुनाने। और मैं शिरीष भैया का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, उन्होंने बहुत मदद की मेरी यहाँ तक पहुँचने के लिए। तो मैं अब अपनी कविता कहता हूँ कि एक कवि सम्मेलन में हम एक कवि की कविता मंच पर अपने नाम से पढ़ गए। असली कवि उखड़ गए, बोले आप हमारी रचना पढ़ रहे हैं। हमने कहा अच्छा तो ये आपकी है तभी तो हम उखड़ रहे हैं, रचना में दम होता तो जम जाती। वे बोले तुमको शर्म नहीं आती, रचना में दम होता तो जम जाती। वे बोले तुमको शर्म नहीं आती। हमने कहा शर्म कैसी, आपने लिखी है जैसी पढ़ रहे हैं वैसी, आपने लिखी है जैसी पढ़ रहे हैं वैसी। अरे ये तो सिर्फ हमारा एक प्रयोग है, आपने पकड़ लिया मात्र संयोग है, वरना हमने बड़े बड़े हाई रेटेड कवियों की कविता हाफ रेट में चला दी। वरना हमने बड़े बड़े हाई रेटेड कवियों की कविता हाफ रेट में चला दी, आज तक पकड़ में नहीं आई। इसको कहते हैं उस्तादी। हाँ, कभी सूरदास, तुलसीदास, कबीरदास, जिसकी कहो उसकी सुना दे। कहो तो भाई अशोक चक्रधर की सुना के तालियां बजवा दे, क्योंकि हमारे साथ ताली बजाने वाले श्रोता भी किराए पर चलते हैं। क्योंकि हमारे साथ ताली बजाने वाले श्रोता भी किराए पर चलते हैं। कितने बेरोजगार तो इसी धंधे से पलते हैं। धंधे की बात सुनते ही बेचारा असली कवि शर्मा गया और अगले दिन से वो भी ताली बजाने वालों में आ गया। आजकल वे हमारे गुण गा रहे हैं। कविता से पेट नहीं चलता था, तालियों से चला रहे हैं। अच्छी चल पड़ी है तालियों की दुकान, जितना पेमेंट उतना भुगतान, गिनकर तालियां बजवाते हैं। और कवियों से ज्यादा पेमेंट तो वो एडवांस में पाते हैं। एडवांस मिल गया तो वाह वाह, नहीं तो हाय हाय मचाते हैं। मैं आपको एक बेरोजगारों पे कविता सुनाता हूँ। बेरोजगारों का नगर, कविता का शीर्षक है बेरोजगारों का नगर। तो एक दिन हमने बैठे बैठे ये तय किया कि मुल्क के बेरोजगारों का इंटरव्यू लिया जाए और उन्हें अपने ही आईने में पेश किया जाए। तो मुल्क के बेरोजगारों के नगर में प्रवेश किया। एक बेरोजगार ने ताना दिया, लो एक और आ गए। साहब को कुर्सी दो। दूसरा बोला कुर्सी, अम्मा यार कुर्सी होती तो यह बुढ़ापे के नाम से रोता, हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री नहीं होता। हमने कहा पानी पिलाएंगे। वो बोला कहाँ से लाएंगे, हम खुद प्यासे खड़े हैं और सारे कुएं डिग्रियों से भरे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। सारे कुएं डिग्रियों से भरे हैं, नल से भी उतना ही पानी आता है जितना दूध में मिलाया जाता है। हमने एक रोते हुए बेरोजगार से पूछा आप क्यों रो रहे हैं, क्या बिना रिश्वत दिए कोई नौकरी प्राप्त हो रही है। वो बोला नहीं हुजूर, आज हमारा जन्मदिन है, हमारी एज लिमिट समाप्त हो रही है। हमने कहा कमाल है, 25 साल का जवान खून बेकार और 85 साल का बूढ़ा खून इतना जोरदार कि सब सुविधाएं पाए और जवान खून सड़कों पे सुखा दिया जाए। और संविधान से कहना चाहिए कि एज लिमिट मंत्रियों के लिए भी रहना चाहिए। एक बेरोजगार बोला साहब हमारे नगर में क्रांति हो गई, आज कल्लू रोटी खा रहा है। दूसरा बेरोजगार बोला क्यों उल्लू बना रहा है, क्या दिन में भी सपना आता है, काम वाले तो भूखे मर रहे हैं, बेरोजगार भी कभी रोटी खाता है। एक बूढ़ा नौजवान बोला साहब हमारी जिंदगी भी कितना बड़ा श्राप है, हमारा दुश्मन हर लड़की का बाप है। वे हमारे माँ बाप से कहते हैं क्यों आपके साहबजादे अपने पैर पर खड़े हैं। वो बोलते हैं नहीं नौकरी के बिना फिलहाल लंगड़े हैं। वे हमें अपमान की बैसाखियाँ देकर चले जाते हैं और हम इस युग के श्रवण कुमार अपने माँ बाप को कंधा भी नहीं दे पाते, अपने माँ बाप को कंधा भी नहीं दे पाते। एक बेरोजगार ने गधे को मारा, मुल्क के सारे बेरोजगारों का गुस्सा उस गधे पर उतारा। हमने कहा भाई साहब इस गधे ने आपका क्या बिगाड़ा है। वो बोले मिस्टर आप चुप रहिए, आप नहीं जानते कि इस गधे ने हमारा हक मारा है। एक धोबी को गधे की तलाश थी, गधे की सारी खूबी हमारे पास थी, मगर ये गधा साला इंटरव्यू पास कर गया और हमारा आदमी होना हमारा सत्यानाश कर गया। हमने व्यक्ति से पूछा आप किस किस्म के बेरोजगार हैं। वो बोले हम भूतपूर्व पत्रकार हैं। हमने समाचार भेजा कि माननीय मंत्री जी अस्पताल में प्रसन्नचित, गलती से छप गया कि मंत्री जी अस्पताल में चित। प्रेस वाले प्रसन्न खा गए, हम अगले दिन फुटपाथ पे आ गए।
हमने मौलिक बेरोजगार से पूछा, श्रीमान आप? बोले हम साहित्य के सेवक हैं, अवकाश प्राप्त लेखक हैं। हमारी कविता जिस मैगजीन में छप कर आई उसका भट्टाधार हो गया, संपादक खुद बेरोजगार हो गया। फिर हमने एक आकृति नुमा इंसान से पूछा, श्रीमान आपका शुभ नाम? बोले पूर्ण विराम। हम देसी कला के एक ही है, आजकल जेमी सर्कस में दिखती है। हमने एक चित्र बनाया था, एक सैनिक की जवान विधवा को चूड़ियां तोड़ते हुए दिखाया था, काश उसे कपड़े फाड़ता हुआ दिखाते, उसके जवान अंगों की प्रदर्शनी लगाते तो हमारे चेहरों पे भी शबाब होता, हमारी बाहों में भी सुबह का आफताब होता, हमारी बाहों में भी सुबह का आफताब होता। पर रंगों का सपना सवर नहीं पाया, दर्शक को अपना ही दर्द नहीं भाया। आजकल का दर्शक भी कितना स्मार्ट है, हमारे सारे कपड़े फाड़ कर बोलता है बेटा वो नहीं, ये मॉडर्न आर्ट है। फिर हमने चलते चलते अंतिम बेरोजगार से पूछा, श्रीमान आप? बोले खुद अपने बाप। हम इन बेरोजगारों में सबसे बड़े हैं, आजकल चुनाव में खड़े हैं, जीत गए तो रेल में, हार गए तो जेल में। हमने कहा क्यों तानाशाही की भाषा बोलते हो, लोकतंत्र को तानाशाही से तोलते हो? वो बोला मिस्टर, जब योग्य प्रतिभा का आत्मविश्वास टूट जाता है तो अंधी प्रेरणाघात अपने आप छूट जाता है। हमने कहा आपका चुनाव चिन्ह क्या होगा, बेरोजगार? वो बोला नहीं यार, हाथ में बंदूक थामे सोया हुआ चौकीदार, डकैतों के लिए खुला इस्तेहार। हमने कहा ऐसा कर दो यार कि इस 21वीं सदी के आगे एक प्रश्न चिन्ह छोड़ते हुए, बंदूक की नली अपनी गर्दन की तरफ मोड़ते हुए, घोड़ा दबाता हुआ इंसान, न जिसके लिए जमीन न जिसके लिए आसमान, बारूद का धुआं इतना गहरा हो जाए कि अपने आप घबरा के सवेरा हो जाए, अपने आप घबरा के सवेरा हो जाए, अपने आप घबरा के सवेरा हो जाए। अब मैं आपको एक और कविता सुना के अब मैं जा रहा हूँ, एक और कविता आपको सुनाते हुए जा रहा हूँ कि जब कोई आदमी बहुत ज़्यादा निराश हो जाता है तो उसको लोग डीमोटिवेट करने वाले ज़्यादा रहते हैं। तो उस पर एक कविता है कि जा रहा था मेंढकों का काफिला, एक कुआं मार्ग में उनको मिला, वे लगे कुएं के अंदर झांकने और जल में बिंब अपना ताकने। कुछ कुदकते थे कुएं की मेड़ पर, कुछ लगे आपस की छेड़म छेड़ पर, नाचने और कूदने में मस्त थे, गिर गए उनमें से दो जो स्वस्थ थे, तो खिलखिलाकर सभी डराने लगे, जो गिरे थे डर से थर्राने लगे। थी निकल आने की उनकी ख्वाहिश है, कुआं गहरा था न थी गुंजाइश है, सतह चिकनी सीढ़ियां भी थी नहीं, और जो गिरा वो कभी निकला ही नहीं। कुआं तट पर था निकलने के लिए, व्यग्र थे दोनों निकलने के लिए, कोशिशें करते थे तेज तपाक से, किंतु गिर जाते थे वहीं छपाक से। तो दृश्य ऊपर का विकट घंघोर था, मेंढकों का झुंड करता शोर था, देख उन दोनों की व्याकुल बेबसी, एक मेंढक ने कुटल पत्ती कसी कि अब तुम्हारी कोशिशें सब व्यर्थ है, टांग लंबी है मगर असमर्थ है। कुछ समय बस चित्त को बहलाओगे, कुएं के मेंढक सदा कहलाओगे, अगर जीना है तो कोशिश मत करो, और चाहो तो यही थक कर मरो। अब हमारा कथन यही परोक्ष है कि आत्महत्या ही तुम्हारा मोक्ष है। तो शोर कुएं में निराशा भर गया और एक उनमें से तड़प कर मर गया। दूसरे ने यत्न पर त्यागा नहीं, मृत्यु का डर भी उसे लागा नहीं, है निकलना मन में इतना ठान कर, सांस खींची टांग लंबी तान कर, मोड़ कर पंजे झुका घुटनों के बल, भींच कर मुंह संजोली ताकत सकल, देह को स्प्रिंग सरीखा कर लिया, हौसला खुद में लबालब भर लिया और एक दिव्य छलांग मारी, आ गया लो आ गया छा गया। तो दे रहे थे जो अभी तक गालियां, अब बजाने लग गए वह तालियां, सीख जिसने दी सिमट कर रह गया, कोसने वाला भी कट कर रह गया। अरे ये उछलना क्या था, एक उड़ान थी, आत्मबल की जागती पहचान थी, कुएं में गूंजा उसी का क्या कहा, और मेंढकों की झुंड से उसने कहा कि हूँ तो बहरा किंतु सबका शुक्रिया। हालांकि वो था नहीं बहरा, कि हूँ तो बहरा किंतु सबका शुक्रिया, आपने जो काम ऊपर से किया सुन न पाया आपकी मैं टिप्पणी, बस इशारों से मेरी हिम्मत बनी, आपके संकेत बाहर लाए हैं, जानता हूँ कैसे गाने गाए हैं। शीघ्र आता समझ न पाता अगर, लय में हिलते हाथ तो देखे मगर, आपसे ही बल मिला संबल मिला, आपकी मेहनत का मुझको फल मिला, आपका दिल से आभारी हूँ मैं, करूँगा सेवा ये वृत्तधारी हूँ मैं। वचन सुन मेंढक सभी लज्जित हुए, हाथ जोड़े ग्लाने से मज्जित हुए, भूल जाना तुम हमारे पाप को। और वो नकली बहरा बोला अजी सुन न पाया आपको। तो दोस्तों तुमने सुनी है दास्तां, दोस्तों मन में बुनी है दास्तां, सीखिए पानी सा खुद गहरे बनो, हर निराशा के लिए बहरे बनो, हर निराशा के लिए बहरे बनो। तो ये थे हमारे छोटे उस्ताद। अब इसके बाद I'm sure आप लोग बहुत से
लोग हैं जो ओपन माइक में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं।